बिरसा मुंडा वो माटी के सच्चे बेटे थे। उनका जन्म उलिहातू नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो आज हम झारखंड के नाम से जानते हैं। उसके बीचों बीच बसा है। साल था 1875। बिरसा का परिवार मुंडा आदिवासी समुदाय से था और वे साधारण लोग थे। उनके पिता सुगना मुंडा गांव के मुखिया भी थे और किसान भी। जिंदगी आसान नहीं थी, अच्छे समय में भी नहीं, लेकिन अंग्रेजों के राज्य में मुंडा लोगों के लिए हालात और भी मुश्किल हो गए थे। बिरसा ने अपने आसपास ये सब दुहक देखा। उन्होंने अपने पिता की आंखों में दर्द देखा और अपनी मां से मुश्किलों की कहानियां सुनी। छोटे से बच्चे होते हुए भी बिरसा के अंदर एक आग जल रही थी। ये न्याय की आग थी, एक ऐसी आग जो एक दिन क्रांति की चिंगारी सुलगा देगी। ब्रिटिश साम्राज्य ने पूरे भारत पर अपना साया फैला रखा था। आदिवासियों के लिए यह साया और भी गहरा था। अंग्रेजों ने नए कानून और व्यवस्थाएं लागू की, जो सच कहूं तो आदिवासियों के लिए बिल्कुल अजीब थी। ऐसी ही एक व्यवस्था थी जमींदारी प्रथा। जमींदार अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए गए जमीन के मालिक होते थे और वे अक्सर बाहरी लोग होते थे, जो आदिवासियों के रीति रिवाजों से अनजान थे। उन्होंने बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा कर लिया, जमीन जो पीढ़ियों से आदिवासियों की थी। आदिवासी अपनी ही जमीन पर मजदूर बनने को मजबूर हो गए और उन्हें जमींदारों को टैक्स देना पड़ता था। ये टैक्स अक्सर बहुत ज्यादा होते थे। अंग्रेज भी चाहते थे कि आदिवासी उनके बागानों में काम करें। उन्हें अपने चाय के बागानों और खदानों के लिए मजदूरों की जरूरत थी, इसलिए आदिवासियों को अक्सर मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता था। ये काम बहुत कठिन और बेरहम था। आदिवासी अपनी आजादी के लिए तरस रहे थे। वे उन दिनों के लिए तरस रहे थे जब वे अपनी किस्मत के खुद मालिक थे। बिरसा एक तेज और जिज्ञासु बच्चा था। उसे ज्ञान की प्यास थी। उसने अपने आदिवासी रीति रिवाजों और कहानियों के बारे में बड़ों से सीखा। ध्यान से उनकी बातें सुनी जब वे अपने पूर्वजों और उनके प्राचीन तरीकों के बारे में बताते थे। बिरसा को एक मिशनरी स्कूल में पढ़ने का भी मौका मिला, जहां उसने पढ़ना और लिखना सीखा। उसे ईसाई धर्म और पश्चिमी विचारों से परिचित कराया गया। अलग अलग संस्कृतियों के इस संपर्क ने उसके नजरिए को व्यापक बनाया और उसने दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। हालांकि बिरसा अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। उसने अपने लोगों के विश्वासों और मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। वह दोनों दुनियाओं में अच्छाई और बुराई देख सकता था। उसने महसूस किया कि शिक्षा एक शक्तिशाली हथियार है और वह समझ गया कि इसका इस्तेमाल उसके लोगों को अज्ञानता और उत्पीड़न की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए किया जा सकता है। जैसे जैसे बिरसा बड़ा होता गया, वह मिशनरियों से मोहभंग होता गया। उसे लगा कि वे आदिवासियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे हैं और उसने देखा कि कैसे वे आदिवासियों के जीवन जीने के तरीके को नीचा समझते हैं। उसने अपने लोगों पर अपना धर्म और संस्कृति थोपने की उनकी कोशिशों को ठुकरा दिया। बिरसा ने अपनी जड़ों की ओर लौटने का फैसला किया। उसने आदिवासी इलाकों में खूब यात्राएं की। उसने लोगों से बात की और उनकी शिकायतें सुनी। उसने खुद उनकी तकलीफें देखी और महसूस किया कि आदिवासियों को एक नेता की जरूरत है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उन्हें एकजुट कर सके और उनके अधिकारों के लिए लड़ सके। बिरसा ने वो नेता बनने का फैसला किया। उसने अपनी आदिवासी परंपराओं से प्रेरणा ली। उसने अपने पूर्वजों के प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित किया। उसने आदिवासियों से बाहरी लोगों के तरीकों को अस्वीकार करने का आह्वान किया और उनसे अपनी संस्कृति और पहचान पर गर्व करने का आग्रह किया। बिरसा का संदेश, पता है, आदिवासियों के दिलों में उतर गया। वे बहुत लंबे समय से अंग्रेजों के जुल्म सह रहे थे और सच कहूं तो वे अपनी ही जमीन पर दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किए जाने से थक चुके थे। इसलिए वे बिरसा के झंडे तले इकट्ठा हो गए। उन्होंने उसमें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद की किरण देखी। फिर बिरसा ने एक नया धार्मिक आंदोलन शुरू किया, जिसे बिरसाइत आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। उसने एकता और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। अपने अनुयायियों से अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़ने का आग्रह किया। उसने कड़ी मेहनत और ईमानदारी के महत्व पर भी जोर दिया। बिरसा का करिश्मा और नेतृत्व गुण निःसंदेह अविश्वसनीय थे। वह एक कुशल वक्ता थे जो अपने शब्दों से लोगों को वास्तव में प्रभावित कर सकते थे, और वह एक कुशल संगठक भी थे। वह बिखरे हुए आदिवासी समुदायों को एक साझा बैनर तले एकजुट करने में कामयाब रहे। उनमें गर्व और उद्देश्य की भावना पैदा की।
1899 में बिरसा के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। आदिवासियों में सुलगता असंतोष खुले विद्रोह में बदल गया। इस विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मुंडा भाषा में अर्थ है महानाद। उलगुलान वर्षों के दबे हुए गुस्से और निराशा से भड़का एक सहज विद्रोह था। आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लिए। उन्होंने थानों, सरकारी दफ्तरों और जमींदारों की संपत्ति पर हमला किया। उन्होंने टैक्स देने और जबरन मजदूरी करने से इनकार कर दिया। बिरसा मुंडा इस विद्रोह का प्रतीक बन गए। उन्हें एक मसीहा के रूप में देखा गया, जो अपने लोगों को मुक्त करने आया था। उन्होंने अपने अनुयायियों से अपने अधिकारों के लिए लड़ने का आग्रह किया। उन्होंने अंग्रेजी सैनिकों के खिलाफ छापामार युद्ध में उनका नेतृत्व किया। उलगुलान ने अंग्रेजी प्रशासन में हलचल मचा दी। उन्होंने आदिवासियों की ताकत और दृढ़ संकल्प को कम करके आंका था। अंग्रेजी सरकार उलगुलान को कुचलने पर तुली हुई थी। उन्होंने बड़ी संख्या में सैनिक तैनात किए। उन्होंने आदिवासी इलाकों में आतंक का राज कायम कर दिया। गांव जला दिए गए। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मार डाला गया। बिरसा मुंडा एक वांछित व्यक्ति बन गए। अंग्रेजी सरकार ने उनके सिर पर इनाम रखा। वे उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर तुले हुए थे। आखिरकार 3 मार्च 1900 को बिरसा को उनके ही कुछ लोगों ने धोखा दिया। जब वह सो रहा था तब अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया। बिरसा मुंडा को रांची जेल में कैद कर दिया गया। जेल की हालत बहुत खराब थी। बिरसा की तबीयत तेजी से बिगड़ती गई। 9 जून 1900 को 25 साल की कम उम्र में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली। मौत का आधिकारिक कारण हैजा था। हालांकि कई लोगों का मानना है कि उन्हें अंग्रेजों ने जहर दिया था। बिरसा मुंडा की मौत आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान थी। उनकी मृत्यु के बाद उलगुलान धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। हालांकि बिरसा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने अपने लोगों के दिलों में विद्रोह के बीज बो दिए थे। ये बीज आने वाले वर्षों में अंकुरित होते और बढ़ते रहेंगे। बिरसा मुंडा के संघर्ष का अंग्रेजी सरकार पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि वे अब आदिवासियों की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। 1908 में अंग्रेजी सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम आदिवासियों के लिए एक बड़ी जीत थी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के भूमि अधिकारों को मान्यता दी। इसने उन्हें जमींदारों के शोषण से बचाया। इसने उन्हें वह जमीन वापस लेने का भी अधिकार दिया जो उनसे छीन ली गई थी। यह अधिनियम बिरसा मुंडा के संघर्ष की ताकत का प्रमाण था। बिरसा मुंडा भले ही कम उम्र में चल बसे, लेकिन उनकी कहानी आज भी पूरे भारत में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उन्हें एक निडर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है। कई आदिवासी समुदाय उन्हें देवता मानते हैं। बिरसा मुंडा की विरासत को कई तरह से जीवित रखा गया है। उनके सम्मान में मूर्तियां और स्मारक बनाए गए हैं। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। भारत सरकार ने उनकी जयंती के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्के जारी किए हैं। 2021 में भारत सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। ये भारत के आदिवासी समुदायों की समृद्ध संस्कृति और विरासत का जश्न मनाने का दिन है। यह बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी।